हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में कल अपन ने पढ़ा था एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में एक थर्ड कंपोनेंट ऐड किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और यही जो थर्ड कंपोनेंट है उसको एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन में बोलेंगे अपन इंटरनल, और एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में बोलेंगे इसको सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को कॉलम के नियर द टॉप से एंटर कराते हैं। कॉलम का जो अपर पोर्शन होता है वहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली ट्रे होती है उसके आसपास उसको सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। जिससे क्या होता है कि यह टावर की सभी ट्रेस पर लगभग सफिशिएंट मात्रा में उपस्थित हो। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सेम मोलिकुलर वेट। आइसोमर जो मिक्सचर होता है आइसोमर्स का, उनको अलग करने के लिए एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आइसोक्टेन तथा टोलुइन का, इन दोनों का मिक्सर है। ये है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। इसको अपन सिंपल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, इसलिए अपने यहाँ पे लगाएंगे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। और उसके लिए थर्ड कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करेंगे वो है फिनोल। फिनोल को यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट के रूप में यूज़ करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है कि एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में इंटरनल ऐसा चूज करते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ एजियोट्रोप बनाए। मतलब वहाँ पे ज़रूरी है कि फीड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनमें किसी एक के साथ में जो अपना इंटरनल है, जो इंटरनल ऐड करते हैं वो एजियोट्रोप बनाए। वहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में सॉल्वेंट का एजियोट्रोप बनाना ज़रूरी नहीं है। बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, इसलिए ये इसका बेनिफिट है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सीडेंट ऑफ azeotrope formation. So in extractive distillation there is a greater choice of added component solvent. तो solvent ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एजोट्रोप बनाए एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में, इसलिए अपन वाइड रेंज ऑफ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन में क्या करेंगे अपन, वही इंटरनल यूज़ करेंगे जो किसी के साथ एजोट्रोप बनाए, इसलिए वहाँ पे चॉइस ऑफ इंटरनल कम हो जाती है। ठीक। चित्रानुसार आइसोक्टेन तथा टोलुइन के मिक्सर को इंटरनल एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के माध्यम से सेपरेट किया गया है। यह एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का एक सिंपल डायग्राम दिया गया है। इसमें दो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। ठीक। अब कॉलम फर्स्ट में फीड के रूप में क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, आइसोक्टेन प्लस टोलुइन का मिक्सर। आइसोक्टेन प्लस टोलुइन का मिक्सर, इन दोनों को फर्स्ट कॉलम में यूज़ कर रहे हैं। ठीक। और नियर द टॉप देखो जो रिसाइकिल हो क्या आ रहा है, फिनोल। स्टार्टिंग में तो अपन ऐड करेंगे, जैसे ही प्रोसेस चालू हो जाएगा, जैसे प्रोसेस अपने फ्लो में आएगा तो रिसाइकिल होकर फिनोल अपने आप आ जाएगा। रिसाइकिल होके तो उसको तो कॉलम के टॉप से ऐड करेंगे। तो नियर द टॉप क्या आ रहा है, फिनोल। और फीड में क्या है, आइसोक्टेन प्लस टोलुइन। ठीक। अब फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, डिस्टिलेशन होगा। फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, डिस्टिलेशन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो आइसोक्टेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, तो वो टॉप प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगी। टॉप प्रोडक्ट के रूप में निकली और कंडेंसर में गई, कंडेंसर में कंडेंस किया, नीचे रिसीवर में या रिफ्लक्स टर्म में उसको कलेक्ट करके कुछ पार्ट उसका रिफ्लक्स किया और टॉप प्रोडक्ट के रूप में अपन आइसोक्टेन टॉप प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। ये तो आइसोक्टेन तो हुई अलग। और नीचे जो दो बॉटम प्रोडक्ट है फर्स्ट कॉलम से, उसमें क्या आएगा, आइसोक्टेन प्लस फिनोल का मिक्सर। आइसोक्टेन प्लस फिनोल का मिक्सर, उसको गर्म करके कहाँ भेजते हैं, उसको स्टीम के साथ से हीट एक्सचेंजर लगा होता है, उसको भेजते हैं कॉलम सेकंड में। कॉलम सेकंड का फीड क्या है, टोलुइन प्लस फिनोल, और वहाँ पे होगा सिंपल डिस्टिलेशन। तो कॉलम सेकंड में फिनोल प्लस आइसोक्टेन का सिंपल डिस्टिलेशन होगा, और उससे क्या टॉप प्रोडक्ट के रूप में टोलुइन निकल जाएगी, और जो बॉटम प्रोडक्ट में निकलेगा फिनोल, उसको रिसाइकिल कर देंगे किसमें, फर्स्ट कॉलम में। ठीक। अब यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट देखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोक्टेन 99 है, इसलिए पहले कॉलम में टॉप प्रोडक्ट के रूप में निकलेगी आइसोक्टेन। फिर दूसरा टोलुइन का है 110, तो इसलिए सेकेंड कॉलम से जो निकलेगी टॉप प्रोडक्ट के रूप में वो है टोलुइन। और जो नीचे सेकेंड कॉलम से जो बॉटम प्रोडक्ट है नीचे से जो निकलता है वो फिनोल, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा 181 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसको बॉटम प्रोडक्ट से प्राप्त करके फर्स्ट कॉलम के में रिसाइकिल कर देते हैं उसको। ठीक। अभी इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया जो मैंने आपको समझा दिया है। चित्रानुसार आइसोक्टेन तथा टोलुइन के बाइनरी मिक्सर को सेपरेट करने के लिए फिनोल को सॉल्वेंट के रूप में कॉलम में ऐड करते हैं नियर द टॉप। फर्स्ट कॉलम के टॉप से आइसोक्टेन टॉप प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो फर्स्ट कॉलम के टॉप से क्या प्राप्त हुई, आइसोक्टेन। फर्स्ट कॉलम के बॉटम से फिनोल तथा टोलुइन का मिक्सर प्राप्त होता है, जिसे सेकेंड कॉलम में एंटर कराया जाता है।
फर्स्ट कॉलम का जो बॉटम प्रोडक्ट है वहाँ से निकलेगा टोलोइन प्लस फिनॉल का मिक्सर। उसको हीट एक्सचेंजर की तरह से सहायता से गर्म करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके कहाँ भेजते हैं, सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में टॉप से टोलोइन तथा बॉटम से फिनॉल प्राप्त होता है। टॉप से क्या प्राप्त होता है, टोलोइन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और नीचे से क्या प्राप्त होगा, फिनॉल, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो फिनॉल बॉटम प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। प्राप्त फिनॉल, उसको सॉल्वेंट भी बोलते हैं, को फर्स्ट कॉलम में रिसाइकिल कर दिया जाता है। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रकार एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में थर्ड कंपोनेंट सॉल्वेंट के साथ डिस्टिलेशन किया जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता जाता है। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कल अपन ने एज़ोटोपिक डिस्टिलेशन में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंटरनल की। इंटरनल किस प्रकार का होना चाहिए, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और इसी प्रकार यहाँ पे सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। यह सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, ताकि अपने टोटल कॉस्ट है जो प्लांट की वो ना बढ़े। और यही प्रॉपर्टीज़ किसकी थी, इंटरनल की थी। दूसरा है, ऐसा सॉल्वेंट यूज़ में लेना चाहिए जो फीड की वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को चेंज कर दे। फीड की वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को चेंज कर दे, मतलब अगर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा तो वेपर का जो कंपोजिशन और लिक्विड का कंपोजिशन हमेशा सेम ही रहेगा, और अपना एम क्या है कि उस कंपोजिशन को चेंज कर दे। इसलिए वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को चेंज करना चाहिए जो भी सॉल्वेंट अपन यूज़ कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, यह कम वाष्पशील होना चाहिए क्योंकि यह बॉटम प्रोडक्ट में जाता है। और इंटरनल में क्या था, इंटरनल मोर वोलाटाइल होना चाहिए क्योंकि वो बॉटम प्रोडक्ट के साथ, टॉप प्रोडक्ट के साथ जाता है। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में वो जाएगा बॉटम प्रोडक्ट के साथ में, इसलिए वो वाष्पशीलता उसकी कम होनी चाहिए। अगर वाष्पशीलता ज़्यादा होगी तो वो टॉप प्रोडक्ट के साथ निकल जाएगा, इसलिए टॉप प्रोडक्ट को इम्प्योर कर देगा। इसलिए यहाँ पे उसका वाष्पशील होना कम कम होना चाहिए, वाष्पशील नॉन कोरोसिव होना चाहिए। वही सेम बात, इंटरनल भी नॉन कोरोसिव, भी नॉन कोरोसिव, क्योंकि अगर कोरोसिव होगा तो कॉलम को डैमेज करेगा। कॉलम है अपना, कंडेंसर है या प्लेट्स हैं, रिबॉइलर है, तो उन सबको ये डैमेज करेगा। नॉन कोरोसिव होना चाहिए, इजीली सेपरेट होना चाहिए। जो बॉटम प्रोडक्ट में जो मिक्सर प्राप्त हुआ अपना टोलुइन प्लस फिनोल का, तो टोलुइन प्लस फिनोल इजीली सेपरेट आउट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ भी दिक्कत हो जाए, तो अगर उसकी नहीं तो उनको भी सेपरेट आउट करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट की अपने को रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए बॉटम प्रोडक्ट से ये इजीली सेपरेट आउट होना चाहिए। ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट। अब देख लेते हैं अपन कुछ डिफरेंस बिटवीन एजियोट्रोपिक एंड एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, एजियोट्रोपिक और एक्सट्रैक्टिव। तो पहला पॉइंट है एजियोट्रोपिक में कि इसमें जो थर्ड कंपोनेंट के रूप में यूज़ करते हैं वो उसको बोलते हैं इंटेनर। एजियोट्रोपिक में बोलते हैं उसको इंटेनर, और एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में बोलते हैं उसको सॉल्वेंट। थर्ड कंपोनेंट दोनों में थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं, एक में बोलते हैं इंटरनल और दूसरे में बोलते हैं सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट है, इंटरनल थर्ड कंपोनेंट को फीड के साथ कॉलम में भेजते हैं। तो एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन करेंगे तो फीड के साथ में ही अपन जो थर्ड कंपोनेंट है इंटरनल उसको ऐड करते हैं फीड के साथ में, जबकि एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, जो थर्ड कंपोनेंट है उसको नियर द टॉप कॉलम, जो डिस्टिलेशन कॉलम है उसको उसके नियर द टॉप से एंटर कराएंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट है, थर्ड कंपोनेंट को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। जो थर्ड कंपोनेंट जो इंटरनल है उसको टॉप प्रोडक्ट से आसानी से अलग करना इतना ईजी नहीं है जितना सॉल्वेंट को आसानी से अलग कर सकते हैं। जितना थर्ड पॉइंट इसमें एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि थर्ड कंपोनेंट को आसानी से अलग ही कर सकते हैं, जिसका एडवांटेज हो गया। चौथा पॉइंट है, प्रोडक्ट कम प्योर प्राप्त होता है क्योंकि इंटरनल भी डिस्टिलेशन के साथ डिस्टिलेट के साथ आता है। तो एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में क्या होता था कि जो इंटरनल अपन यूज़ करते थे वो किसके साथ आता था, टॉप प्रोडक्ट के साथ में। टॉप प्रोडक्ट के साथ में उसको बोलते हैं डिस्टिलेट भी बोलते हैं अपन। तो कम प्योर प्राप्त होता है क्योंकि उसमें कौन होता है, इंटरनल भी साथ साथ होता है उसके। जबकि एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट ऐड करते हैं वो जाएगा बॉटम प्रोडक्ट के साथ में। जो अपना टॉप प्रोडक्ट निकलेगा पहले कॉलम से वो प्योर प्राप्त होगा। प्रोडक्ट ज़्यादा प्योर प्राप्त होता है क्योंकि सॉल्वेंट डिस्टिलेशन के साथ नहीं जाता है। सॉल्वेंट कहाँ जाता है, बॉटम प्रोडक्ट के साथ में जाता है। लास्ट है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, किसकी, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन की कॉस्ट ज़्यादा होती है, और जो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन है उसकी कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कम क्यों होती है, क्योंकि जो एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन है वहाँ पे अपने को हीट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे अपन
टॉप प्रोडक्ट के साथ साथ जो ए और बी का मिक्सर है उसमें ए ऊपर जाएगा और बी नीचे आएगा, तो ए को गर्म कर रहे हैं, उसकी वेपर बन रही है, ठीक। उसके साथ साथ अपने को किसकी वेपर बनानी पड़ेगी, इंटरनल की भी, क्योंकि वो भी टॉप प्रोडक्ट के साथ में जाएगा, इसलिए अपने को ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए उसकी कॉस्ट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी तथा टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और ये जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, इन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन है वहाँ पे सॉल्वेंट को अपना वेपर नहीं बनाना, उसकी वाष्पशीलता पहले से कम है तो बॉटम प्रोडक्ट के साथ में जाएगा, इसलिए अपनी टोटल कॉस्ट इसकी कम होती है। तो इस प्रकार ये हो गया अपना एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। थैंक यू।